जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द प्री सिक्योर ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन में हम लोग इन टॉपिक्स को, करंट अफेयर्स से रिलेटेड इन टॉपिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ पर्सपेक्टिव से। पहला टॉपिक है इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं? न्यू गवर्नमेंट स्कीम वाले कैटेगरी में, कि ये एक न्यू गवर्नमेंट स्कीम है और इसे हम लोग करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसे गवर्नमेंट स्कीम वाले कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। देन वी विल सी शैडो बैंकिंग। अब यहाँ बैंकिंग से रिलेटेड आप इकोनॉमिक्स के क्लास में प्रशांत सर से आपने बैंकिंग से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स पढ़े होंगे। अभी हम लोग यहाँ शैडो बैंकिंग पढ़ेंगे। पहले से आपने इकोनॉमिक्स के क्लासेस में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा और जिन स्टूडेंट्स का भी नहीं हुआ है उनके लिए एक नया टर्म सीखने मिलेगा। व्हाट इज शैडो बैंकिंग, इसमें बाकी यूनिट्स कैसे काम करते हैं। देन तलाश इनिशिएटिव। आमिर खान साहब की एक मूवी थी तलाश, बट यहाँ तलाश इनिशिएटिव बॉलीवुड के फिल्मों से रिलेटेड नहीं है। दिस तलाश इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, उससे रिलेटेड। देन पंच संकल्प, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये तलाश और पंच संकल्प दोनों ना एजुकेशन से रिलेटेड एक इनिशिएटिव है, एजुकेशन से रिलेटेड। दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, तलाश को भी और पंच संकल्प को भी। ये देखिए आप, ठीक है। अभी हम लोग आगे दिखाएंगे ये तलाश किस तरह से ट्राइबल यूथ के लिए, ट्राइबल यूथ के ओवरऑल एजुकेशनल एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तलाश इनिशिएटिव को लाया गया है, और पंच संकल्प भी। देन है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन बिहार। अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है ये बिहार में अभी करवाया जा रहा है, बट इट डज नॉट मीन कि सिर्फ ये बिहार पीसीएस के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो आसाम पीसीएस में हमारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बाकी अदर स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, उनके लिए भी। क्योंकि इसमें इन्वॉल्व क्या है? इसमें इन्वॉल्व है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आपको मालूम तो होना ही चाहिए। आप गवर्नेंस से रिलेटेड अपने आंसर में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन स्कीम को यूज कर सकते हो, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन प्लान को यूज कर सकते हो मेंस के आंसर में भी। और फिर उसके बाद कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आज के न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में आइडियाज भी बोल सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट में आइडियाज भी बुलाते हैं। अब ये इस तरह से द हिंदू के आर्टिकल में मेंशन था क्या? रीफेजिंग ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस। तो एक वर्ड यहाँ पे, ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट है, इससे हमें ये समझ में आया कि ये जो स्कीम है ये डोमेस्टिक लेवल पे या स्टेट लेवल पे, यूनियन टेरिटोरीज लेवल पे नहीं, बल्कि ये ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम को यूज किया जाता है। आइडिया स्कीम को, आइडिया प्लान को यूज किया जा रहा है। लेट्स सी व्हाट इज दिस, क्या है ये स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें किस तरह से इन्वॉल्व है। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? आइडियाज मतलब इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम was launched in 2003-4 initially as the India Development Initiative। एकदम करेक्ट है, आइडियाज को पहले इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव के रूप में लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिस्ट डेवलप्ड नेशंस को, जैसे अपने नेबरिंग नेशंस में लिस्ट डेवलप्ड नेशंस हो गए या पुअर नेशंस हो गए, जैसे नेपाल हो गया या भूटान हो गया, या अपने नेबरिंग नेशंस के अलावा दूर भी अफ्रीकन नेशंस में, कैरिबियन नेशंस में जो लिस्ट डेवलप नेशंस हो गए, पुअर नेशंस हो गए, उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फाइनेंशियल इनिशिएटिव लिया है। दैट्स व्हाई इसका नाम था इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव। अब हम इसे क्या बुलाते हैं? इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम बुलाते हैं। ओके, सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा क्या? द स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद सपोर्ट फ्रॉम द एग्जिम बैंक। Actually, the scheme is not administered by Ministry of Finance. It is administered by Ministry of External Affairs. यहाँ पे नोट्स में भी मैंने मेंशन किया आपके लिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस मिनिस्ट्री को एक्चुअली देखती है, इस प्लान को एक्चुअली देखती है एग्जिम बैंक के सपोर्ट से। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इंडिया रेजेस फंड्स फ्रॉम ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स एंड लेंड्स एट लोअर रेट्स टू पार्टनर कंट्रीज एब्जॉर्बिंग द इंटरेस्ट डिफरेंशियल टू मेक क्रेडिट अफोर्डेबल। अब इसको इस तरह से समझो कि इंडिया ने क्या किया, ग्लोबल कैपिटल मार्केट से पैसा लिया। मतलब इंडिया ने, हमारा प्यारा भारत जो है, इंडिया ने ग्लोबल कैपिटल मार्केट से पैसा लिया, और अब ये पैसा क्या है? ये पैसा दिया जा रहा है नेपाल में सपोज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, या भूटान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। अब जब भी हम ग्लोबल, चाहे कैपिटल मार्केट की बात करें या किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा लेंगे, तो हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। ये इंटरेस्ट जो है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर कर लेती है, और पैसा किनके पास पहुंच गया? नेपाल, भूटान या इनके जैसे बाकी नेशंस के पास। तो इससे इंटरेस्ट डिफरेंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एब्जॉर्ब कर लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बियर कर लिया, फायदा हो गया नेपाल, भूटान जैसे नेशंस को, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन बढ़िया होगा। सो 1 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस। आइडियाज को याद रखिएगा, आप IR के भी आंसर लिखने में आइडियाज को यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं जो हमने ऑफिशियल सोर्सेज से लिए हैं। जैसे आप नेपाल का ये एग्जांपल देखो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी आइडियाज स्कीम, आइडियाज प्लान से क्या करी है नेपाल में, जैसे यहाँ पे नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अब नेपाल या भूटान जैसे नेशन से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी आज भी एक चैलेंजिंग टास्क है। तो हम लोग एनर्जी एक्सेस करवा रहे हैं वहाँ पे उन पॉपुलेशंस को। हम लोग नाइगर नेशंस में, कहाँ पर है नाइगर नेशंस, मुझे जरा कैपिटल बताओगे नाइगर नेशंस और इसका लोकेशन बताना कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे हम लोग सोलर एनर्जी का हमने देखा कि स्कोप है, तो हम लोग रूरल रीजन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सोलर पावर, जो सोलर वोल्टाइक सेल्स होते हैं वो हमने यहाँ पे देखो एक तरह से एक लाइन से हमने वहाँ पे इंप्लीमेंट करवा दिया, ताकि नाइगर के रूरल पॉपुलेशन को सही अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए सोलर पावर प्लांट से। ये आइडियाज स्कीम का एक इंप्लीमेंटेशन हो गया। आप यहाँ रवांडा में देख सकते हो कि रवांडा में हम क्या कर रहे हैं, तो रवांडा का जो बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ये बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये इंडिया के आइडियाज स्कीम के सपोर्ट से चल रहा है। तो इंडिया का रिलेशन अच्छा होगा ना, आईआर के आंसर में आप इसको यूज कर सकते हैं कोई नहीं। तो ये हो गया प्री सिक्योर का यूज, प्री सिक्योर का यूज किसमें, मेंस में भी हो गया। हम यहाँ पे म्यांमार के साथ देख सकते हैं दैट वी आर हेल्पिंग इन म्यांमार टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हाई ऑक्टेन गैसोलीन एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये भी आइडियाज स्कीम के थ्रू हो रहा है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा लाकर वो इंटरेस्ट खुद बियर करके इन नेशंस को हेल्प करिए कि भैया आपके यहाँ ये डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैडो बैंकिंग। यहाँ पे हम ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला ताई, तो निर्मला सीतारमन मैम, निर्मला ताई, इन्होंने क्या बोला, मैम ने क्या बोला, ताई हम रेस्पेक्ट से बुलाते हैं राइट उन्हें। एनबीएफसीज नो लॉन्गर शैडो बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, अब वो शैडो बैंक नहीं रहे। तो हमारा पर्पस है कि भैया शैडो बैंक क्या है, इस टर्म को समझ ले, यूपीएससी आपसे पूछेगा या स्टेट पीसीएस पूछेगा। सो पहला स्टेटमेंट शैडो बैंक से रिलेटेड क्या, दैट शैडो बैंकिंग कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स ऑपरेटिंग आउटसाइड द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू सेम रेगुलेटरी ओवरसाइट। एकदम सही है। देखो क्या होता है, जो चीज सामने है जो कि ट्रेडिशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो हो गया हमारा नॉर्मल बैंकिंग। जैसे हम एसबीआई है ना, जो काम करने को लेकर काफी तत्पर रहते हैं, आप इनके ऑफिसेस में जाओ आपको मालूम पड़ेगा। दूसरी तरफ हो गई एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये बाकी बैंकिंग राइट। जोक्स अपार्ट, ये जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं इनके यहाँ कस्टमर सर्विसेज को काफी ध्यान दिया जाता है, एंड दैट इज अ थिंग विच द पब्लिक सेक्टर बैंक शुड ऑल्सो अडॉप्ट, रियली दे शुड अडॉप्ट इट, क्योंकि आप एक्चुअली में कस्टमर सर्विस ही कर रहे हो, उनके ही पैसे से बिजनेस आपका चल रहा है। तो ये सब हो गया रेगुलर बैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम करने वाले। अब इनके बाहर जो बैंकिंग फ्रेमवर्क है, जो हमारे एनबीएफसी चलाते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी चलाती हैं, वो शैडो बैंकिंग का पार्ट होती थी, जो कि जो नॉर्मल बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम है या जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके बाहर वो ऑपरेट करते हैं। इनके ऊपर भी रेगुलेशन है, बट इनका रेगुलेशंस बाकी एचडीएफसी या एसबीआई जैसे बैंकों की तरह नहीं लगेगा इनके ऊपर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड क्या, एग्जांपल्स ऑफ शैडो बैंकिंग एंटिटीज इंक्लूड मनी मार्केट फंड्स, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स। करेक्ट है जी। अभी मैं तुमको इन सब के बारे में बताऊंगा, क्या है मनी मार्केट फंड या हेज फंड क्या है, प्राइवेट इक्विटी फंड क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स क्या होते हैं, या स्पेशल पर्पस एंटिटीज क्या होती हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो शैडो बैंकिंग में ये सारी चीजें भी इंक्लूड होती हैं, ये सारे एंटिटीज भी इंक्लूड होते हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर इट नाउ। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। अब शैडो बैंकिंग क्या है ये तो हमने समझ लिया, जो नॉर्मल बैंकिंग फ्रेमवर्क है उसके बाहर ऑपरेट करने वाले, जैसे मनी मार्केट फंड हो गए, मार्केट से फंड इकट्ठा। पहले हम यहां समझ लेते हैं, फिर हम इनके डिटेल में देखेंगे। मनी मार्केट फंड हो गए, हेज फंड्स हो गए, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हो गया, पीयर टू पीयर लेंडर्स हो गए, इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे, अभी डिटेल में देखेंगे इनके एग्जांपल्स। बट कुछ रिस्क भी होता है। रिस्क क्या होता है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ इंक्रीज सिस्टमैटिक रिस्क। अब अगर ये धीरे धीरे अब ये चीज ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्योंकि खुद ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ये बोल रही हैं कि बहुत सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने अपना परफॉर्मेंस अच्छा किया है, उन्होंने ये दिखाया है कि अब ये वॉलेटाइल नहीं रहे हैं। तो जब वॉलेटाइल ले रहे हैं तो इस सिस्टमैटिक जो फाइनेंशियल रिस्क की बात करते हैं वो कम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी भी अब ये दिखा रहे हैं, इस ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए नए नए रेगुलेटरी मेजर्स इंपोज किए जा सकते हैं, जिससे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में भी ट्रांसपेरेंसी और इंक्रीज हो। एंड दैट्स वाई अब फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अब सिर्फ शैडो बैंक की तरह नहीं बल्कि प्रॉपर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम का भी पार्ट बन सकती हैं। अब उनके जो एग्जाम्पल हैं हम देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल को कि भैया ये हेज फंड क्या है। हेज फंड का हम डेफिनेशन की बात करें तो ये एक टाइप का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जो हाई रिस्क स्ट्रेटजी या हाई रिस्क रिटर्न वाले प्रोजेक्ट में अप्लाई होता है।
मतलब यहाँ पे पर्पस क्या रहेगा कि रिटर्न काफी ज्यादा होने वाला है, लेकिन रिस्क भी है। रिस्क है तो इश्क है, यहाँ पे रिस्क है तो मार्केट से रिटर्न है। तो जो भी चाहे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, अब हमारे मोटा भाई अंबानी हो गए, हमारे मोटा भाई अंबानी या मोटा भाई अडानी, मोटा भाई मतलब बड़े भाई, तो मोटा भाई अंबानी या मोटी बहन अंबानी, इनके पास पैसा काफी ज्यादा है। इन्होंने क्या किया, किसी एक हाई रिस्क बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ड्रीम 11 में इन्वेस्ट किया इन्होंने। अब ड्रीम 11 में या आईपीएल में इन्वेस्ट किया। अब आईपीएल तो वैसे हाई रिस्क है, लो रिस्क हो गया है, बट शुरू में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया और देखो कितना बढ़िया अभी रिटर्न मार्केट से अच्छा आ रहा है ना। तो ये हेज फंड के रूप में कंसिडर किए जा सकते हैं। एग्जांपल दिया है मैंने तुम्हें आईपीएल का, हम यहाँ पे बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इनको यूज करेंगे। मैंने आईपीएल का बस एग्जांपल दिया समझाने के लिए कि किस तरह से हाई रिस्क स्ट्रेटजी में, हाई रिस्क बिजनेस में इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न बाद में लिया जाता है। तो वो करेंगे ऑब्वियसली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या हो गया, यहां पर क्या किया जाता है, प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज को इनमें इन्वेस्ट किया जाएगा। इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनसे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो, मतलब तुरंत ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होना जनरेट होता है। और इसके लिए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स नहीं, इवन चाहे तो वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट यूजुअली इंस्टीट्यूशनल एंड एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, जिनका ये काम होता है कि हमने किसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट किया और उनको फिर इन्वेस्ट करके उनको जो भी फाइनेंशियल नीड थे उनको फुलफिल किया, धीरे धीरे वो कंपनी हमें प्रॉफिट देना शुरू करती है। ये हो गया प्राइवेट इक्विटी फंड। देन है सिक्योरिटाइजेशन। अब सिक्योरिटाइजेशन क्या है, सॉरी, पूलिंग ऑफ असेट्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू ट्रेडेबल सिक्योरिटीज। मतलब असेट्स को, चाहे वो असेट्स मूविंग असेट्स हो या नॉन मूवेबल असेट्स हो, इसको पूल करना, मतलब एक उनका एक ग्रुप बनाना और फिर उसको कन्वर्टेबल ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना, जिससे आगे जाकर लिक्विडिटी क्रिएशंस हो या रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो जाए। अब जैसे यहाँ पे एक रिसोर्स हो गया, ये सपोज किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिसोर्स हो गया, ये किसी सर्विस से रिलेटेड एप्लीकेशन का या कंपनी का हो गया, इन सबको पूल किया गया और अब धीरे धीरे इनमें इन्वेस्ट करके क्या किया जा रहा है कि इनको ट्रेडेबल बनाया जा रहा है। ट्रेडेबल बनाने से आगे ऑब्वियसली लिक्विडिटी का जनरेशन भी होगा और रिस्क भी जो है वो रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। पहले इस ऐप के होल्डर या इस कंपनी के होल्डर के पास जो रिस्क था, अब वो बाकी लोगों ने, बाकी जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिर असेट बेस्ड सिक्योरिटीज होती हैं। यहां पे आपको लिए ये सिंपल सिस्टम क्या है, जब हम बैंक से लोन लेते हैं ना, तो हम असेट बैक्ड, यूजुअली जो लोन होते हैं वो एसेट बैक्ड होते हैं। जैसे होम लोन हमने लिया, हमने क्या लिया, हमने कार लोन लिया, ये एसेट बैक्ड हो गया। एजुकेशन लोन एसेट बैक्ड में यूजुअली नहीं आता है, बट होम लोन, कार लोन, ये सब एसेट बैक्ड होते हैं कि आपकी सिक्योरिटीज बैक होती है अंडरलाइंग एसेट्स से। ठीक है, अब ये जनरली किया किस लिए जाता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट किस लिए होते हैं, जनरेट कैश फ्लो एंड स्प्रेड लेंडिंग रिस्क। कैश फ्लो जनरेट करने के लिए और लेंडिंग रिस्क को स्प्रेड करने के लिए, कम करने के लिए किया जाता है। ये सब डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू लेंडिंग की जाती है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मार्केट से पैसा उठाया जाता है। पैसा बनाने के लिए अलग अलग डिफरेंट तरीके यूज किए जाते हैं। इस चीज में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अच्छा काम किया है एंड दैट्स व्हाई नाउ देयर इज ए स्कोप कि ये रेगुलर बैंकिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवा सके। अब हम आते हैं तलाश इनिशिएटिव पर। तो जैसा मैंने बताया था, ये एजुकेशन और ओवरऑल एकेडमिक, साथ ही साथ एकेडमिक के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स या ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ट्राइबल यूथ के हेल्प करेगा। तलाश, जिसका फुल फॉर्म है, आप यहाँ देखो, माउस कर्सर पे ध्यान दो, ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब, तलाश। यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया जा रहा है इसको। लेट्स सी व्हाट इज तलाश। पहला स्टेटमेंट क्या, दैट तलाश इज ए नेशनल प्रोग्राम, तलाश इज ए नेशनल प्रोग्राम एम्ड एट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। करेक्ट है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल क्या है, इसके बारे में मैं तुम्हें भी बताऊंगा, पहले भी हो सकता है तुमने पढ़ा हो, बट हम अभी फिर से डिस्कस करेंगे। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में स्टूडेंट्स, जो हमारे ट्राइबल स्टूडेंट्स जो हैं, जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल डेवलप किया गया। एकलव्य जो था गुरु द्रोणाचार्य का एक शिष्य, जिसने गुरु द्रोणाचार्य को दूर से देखकर, जैसे अभी यूट्यूब से कई स्टूडेंट हैं जो स्मार्ट आईएएस में एनरोल नहीं है बट स्टिल दे आर लर्निंग, क्योंकि यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है। हम सबने भी ऐसे कभी ना कभी पढ़ाई की, सीखा, अब यूट्यूब एक बढ़िया मीडियम बन गया है। तो यहाँ पे वो एकलव्य जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, आपका अंगूठा नहीं मांगा जाएगा दान दक्षिणा में, बिल्कुल ऐसे घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये एक टाइप की पढ़ाई है जैसे एकलव्य ने पढ़ाई की थी। सो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हो गया। सेकंड क्या है, तलाश इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ इंडिया। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको इंप्लीमेंट नहीं करती है, बिल्कुल यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप में है, बट नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड, EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम
under the Ministry of Tribal Affairs, providing residential schooling to tribal children in blocks with over 50% scheduled tribe population. करेक्ट है जी, 50% से जहां शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन होगा जिन ब्लॉक्स में, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरा का पूरा पैसा इसका कौन बियर करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और रेसिडेंशियल स्कूलिंग प्रोवाइड करने का काम करेगी ट्राइबल स्टूडेंट्स को हमारे। थर्ड इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो 1 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। एकलव्य मॉडल के बारे में इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट से भी हमें मालूम पड़ ही गया। आप यहाँ भी देख सकते हो दैट एकलव्य मॉडल या रेसिडेंशियल स्कूल जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आता है उन ब्लॉक्स में इंप्लीमेंट करने के लिए जहाँ पे 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है। तलाश की हम बात करें तो तलाश इज लॉन्च्ड बाय नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। इट इज नॉट लॉन्च्ड बाय नेशनल एजुकेशन मिनिस्ट्री, इट इज लॉन्च्ड बाय नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। किसके साथ पार्टनरशिप में, तो यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप में। इसका पर्पस होगा स्टूडेंट्स के एजुकेशनल और पर्सनल ग्रोथ को दोनों को इंप्रूव करना। यहाँ पे ना कोई स्कोर कार्ड वगैरह जनरेट नहीं होगा कि मतलब आपका एक स्कोर कार्ड जनरेट हो रहा है। एक्चुअली में तलाश इनिशिएटिव से स्टूडेंट का एक कार्ड अगर हम बनाते भी हैं तो वो स्कोर के लिए नहीं, वो कार्ड जनरेट होगा कि अच्छा आपका एकेडमिक्स में यहाँ इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप अच्छा कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को आगे मोटिवेशन दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा फर्दर स्टडीज के लिए, फर्दर ग्रोथ के लिए। ये इसका पर्पस है, तलाश का पर्पस। अब तलाश को डिजाइन किया गया, कैरियर चॉइस, एसेंशियल लाइफ स्किल्स डेवलप करने में हेल्प होगा ही। तलाश को डिजाइन किया गया किसके बेसिस पर, तो एनसीईआरटी के तमन्ना इनिशिएटिव के बेसिस पर। Now what is this तमन्ना इनिशिएटिव ऑफ एनसीईआरटी, हम देखते हैं तमन्ना इनिशिएटिव क्या है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का तमन्ना इनिशिएटिव है एक्चुअली ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि क्लास 9 and 10 स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया था। सीबीएसई एंड एनसीईआरटी ने मिलकर डिजाइन किया है। यहाँ पे तमन्ना मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स का जो क्लास 9 and 10 स्टूडेंट्स हैं, पहले समझा जाएगा कि बेटा तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी एप्टीट्यूड क्या है, किस में तुम्हारा इंटरेस्ट है, एंड एज पर दैट आपको कैरियर चॉइसेस एंड हायर क्लासेस में सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने के लिए या कैरियर चॉइस ऑप्ट करने के लिए हेल्प किया जाएगा। दैट इज तमन्ना इनिशिएटिव। यहाँ पे कोई अगेन स्कोर कार्ड नहीं है, यहाँ पे जो कार्ड बनेगा वो आपको फर्दर मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। उसी तमन्ना इनिशिएटिव पर ये तलाश इनिशिएटिव है हमारे ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। ऑल क्लियर है? कैरियर काउंसलिंग होंगे, यहाँ पे कैरियर कार्ड बनेंगे, स्कोर कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच संकल्प। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड पंच संकल्प आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब को श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ये क्या बोल रहे हैं, पंच संकल्प ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू गाइड यूनिवर्सिटीज इन बिल्डिंग विकसित भारत। अब हम देखते हैं कि पंच संकल्प में क्या क्या आते हैं। तो पंच संकल्प में कौन कौन से पॉइंट कवर है। पहला पॉइंट है नेक्स्ट जेन इमर्जिंग एजुकेशन, एकदम सही है। नेक्स्ट जेन इमर्जिंग एजुकेशन के लिए मतलब आगे आने वाली जनरेशन को क्या क्या एजुकेशन में नीड है, क्या उनको एआई के बारे में पढ़ना है, क्या उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, जो कुछ भी पढ़ना है वो एजुकेशनल नीड पंच संकल्प में फुलफिल किया जाएगा पंच संकल्प के थ्रू। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन मतलब पर्टिकुलर किसी एक स्ट्रीम, पर्टिकुलर किसी एक डिसिप्लिन नहीं, हर स्ट्रीम के बारे में स्टूडेंट्स को नॉलेज होगा जिससे कि उसका ओवरऑल ग्रोथ हो सके। इनोवेटिव एजुकेशन को सपोर्ट करना, हॉलिस्टिक एजुकेशन को सपोर्ट करना एंड भारतीय एजुकेशन को सपोर्ट करना, ये सब के सब पंच संकल्प के पार्ट हैं। ऑल ऑफ द अबव। क्या होता है हॉलिस्टिक एजुकेशन? हॉलिस्टिक एजुकेशन या इनोवेटिव एजुकेशन देखिए क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर इंडियन को अपने अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट करना चाहिए। अब स्टूडेंट आर्ट पढ़ रहा है, आर्ट्स के साथ साथ वो हिस्ट्री का स्टूडेंट्स है, लेकिन हिस्ट्री का ये स्टूडेंट हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप करना चाह रहा है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना। यही इंश्योर किया जाएगा पंच संकल्प से। भारतीय एजुकेशन जहाँ पे भारत के अतीत के बारे में, जो हमारा गौरवशाली अतीत है, जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से हमारी ग्लोरियस पास्ट में वेदों में नॉलेज छिपा है, उपनिषद में लाइफ की फिलॉसफी छिपी है, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। आर्यभट्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, वराह मिहिर के बारे में पढ़ाया जाएगा, चाणक्य के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। आयुर्वेद का नॉलेज सिखाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में सिखाने को। सो पंच संकल्प में ये पांचों चीज़ आते हैं। पंच संकल्प के साथ साथ ये जो इवेंट चल रहा था, जिसके ड्यूरेशन में पंच संकल्प के बारे में ऑनरेबल मिनिस्टर ने अनाउंस किया, साथ ही साथ उन्होंने अनाउंस किया है क्या, त्रिवेणी संगम के बारे में। अब एक त्रिवेणी संगम है प्रयागराज में, जिसको हम लोग पहले इलाहाबाद बुलाते थे, जहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती रिवर मिलती है। एक संगम हम एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ते हैं, संगम पीरियड में, जहां पे तमिल हिस्टोरियंस इकट्ठा होते हैं और संगम होता है उनके लिटरेचर का, उनके कल्चर का।
यहाँ पे त्रिवेणी संगम किसके बारे में? एजुकेशन सिस्टम में 3 चीजों को, एकेडमिक फिलोसफी को डेवलप करने का, इन 3 चीजों को मिलाकर सेलिब्रेटिंग इंडियाज ग्लोरियस पास्ट, कैलिब्रेट द प्रेजेंट। अब इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को जब हम प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, देन वी कैन क्रिएट द ग्लोरियस फ्यूचर ऑफ इंडिया। हम भारत को विश्व गुरु बना सकेंगे। तो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम विश्व विजेता नहीं बनना चाहते, हमें दूसरे देश को दबाने की जरूरत नहीं है, यूएसए की फिलॉसफी हमने नहीं अडॉप्ट करी है, हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, जहां हम अपने ग्लोरियस पास्ट से सीख लेकर अपने प्रेजेंट में रिफॉर्म लाकर अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएंगे। ये हो गया त्रिवेणी संगम, अगेन एजुकेशन से रिलेटेड, इंडिया की एजुकेशनल फिलॉसफी डेवलप करने के लिए। अब ये सारी चीजें एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो रही है। व्हाट इज दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? ये 2020 में अनाउंस हुआ था, तो इसको हमने पहले भी देखा पढ़ा है। यहाँ पर भी मैंने तुम्हारे लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ स्निपेट्स ऐड किए हैं। जैसे ब्रीफली मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेता हूँ, इसे हम लोग क्लासेस में जब हम एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी डिस्कस करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जैसे एक टारगेट क्या है? 100% GER, मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इसको आप ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बुला सकते हो, स्कूल एजुकेशन में इंप्रूव करना बाय 2030, कि 2030 तक स्कूल में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कोई रिजिड सेपरेशन नहीं हो एकेडमिक्स का। वही जो मैंने अभी बताया ना कि आर्ट्स का स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट, कॉमर्स का स्टूडेंट, क्योंकि ये सेपरेशन की वजह से ना आगे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। आर्ट्स का स्टूडेंट अब वो स्ट्रगल करता है कि वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में कैसे जाए, साइंस का स्टूडेंट बेचारा सिविल सर्विसेज में कई स्ट्रगल करते हैं। बट नहीं करोगे, पढ़ाई अच्छे से करोगे। अब हम क्लास में तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हिस्ट्री समझ में आती है ना, एकदम ये ताल ठोक कर बोल रहे हैं। हाँ, बाकी टीचर्स के भी पढ़ाने से समझ में आएगा। तो इट्स नेसेसरी क्या कि आपका टीचर पहले से हिस्ट्री पढ़ के आया हो तभी आपको हिस्ट्री पढ़ाएगा, पॉलिटी ही पढ़ के आया हो कॉलेज में तभी पॉलिटी पढ़ाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि रिजिड सेपरेशन हमने पहले नहीं किया, हमने सीखा दोनों चीज़ों को। दैट थिंग इज रिक्वायर्ड। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक पर्पस है। 2 करोड़ स्टूडेंट्स जो स्कूल एजुकेशन से बाहर हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेकर आना, क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट करना, ऐसे कई सारे इनिशिएटिव यहाँ पे तुम देख सकते हो, विच इज अ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये पार्ट है। दिस आर द की फीचर्स, रीड इट वंस, एक बार पढ़िए इसको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्या की फीचर्स हैं, और जहाँ डाउट हो तो फिर मुझे बताना। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन में क्या क्या इनोवेशंस ला सकती है, हायर एजुकेशन के सिस्टम में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, वो यहाँ पर मेंशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अगेन द हिंदू कवर कर रहा है कि बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, इसकी वजह से अपोजिशन पार्टीज ने बोला कि भैया ये एनआरसी का जो डर था, उस डर को माइनॉरिटीज में या कुछ ग्रुप्स में बढ़ा रहा है। दैट्स वाई अपोजिशन, इसके जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसके अपोजिशन में आ भी रही हैं। कई केसेस भी पटना हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, क्योंकि ये ना आगे चल के बाकी स्टेट्स में भी हो सकता है, पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इंडिया में हो रहा है। दिस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हैज ऑलरेडी बीन डन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, अलग अलग टाइम पे हो चुका है। इवन बिहार में भी पहले हो चुका है 2003 में, और 2003 में बिहार से पहले कई ऐसे स्टेट्स में हो चुका था। ठीक है, सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये इंडिया के किसी स्टेट में हो रहा है, पर आगे भी ये इनिशिएटिव, जस्ट अ मिनट, हाँ ये लग गया चार्ज में, आगे भी ये इनिशिएटिव या ये प्रोग्राम दूसरे स्टेट्स में अप्लाई किए जाएंगे, उसको लेकर अपोजिशन पार्टीज के कुछ कंसर्न है। ठीक है, हम देखते हैं सिविल सर्विसेज के लिहाज से। पहला क्या है? SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज ए हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन प्रोसेस एम्ड एट अपडेटिंग इलेक्टोरल रोल्स एंड वैलिडेटिंग सिटीजनशिप। करेक्ट है जी। ये जो है ना, ये हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन प्रोसेस है, जहाँ पे बूथ लेवल हमारे जो स्टाफ्स हैं, जो बूथ लेवल पर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं, वो घर घर जाएंगे, इलेक्टोरल रोल्स को और सिटीजनशिप को वेरीफाई करेंगे, ताकि इलेक्टोरल रोल्स में जो कई बार डुप्लीकेसी प्रेजेंट होती है या इवन कई जो लेजिटिमेट वोटर नहीं है उनका भी नाम प्रेजेंट होता है, उस चीज़ को दूर किया जा सके। फर्स्ट इज करेक्ट। It is legally empowered under Section 21(3) of the Representation of the People Act and Article 324(1) of the Constitution. Again correct है, ये legally empowered है as per the Representation of People Act (RPA) Representation of People Act के Section 21(3) के अकॉर्डिंग एंड Article 324 Part 324(1) of the Constitution के अकॉर्डिंग भी। सेकेंड भी करेक्ट। द प्रोसेस इज कंडक्टेड बाय रिटर्निंग ऑफिसर, नॉट रिटर्निंग ऑफिसर बट बूथ लेवल ऑफिसर्स या बूथ लेवल स्टाफ्स। सो 1 and 2 आर करेक्ट फॉर हेयर। आइए हम डिटेल में देखते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्कीम के बारे में, रिवीजन प्लान के बारे में।
बिहार असेंबली नवंबर 2025 में बिहार असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं और इसलिए बिहार में अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्कीम स्टार्ट किया गया है ताकि इलेक्टरल रोल्स में जो भी कमियां थी, जो भी ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स को सही किया जा सके। मतलब डुप्लीकेसी नहीं हो वोटर्स की, या कई जो इललेजिटिमेट वोटर होते हैं जिनके पास एक्चुअली में वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए, उनको दूर किया जा सके। इससे पहले भी बिहार ने 2003 में करवाया था और कंट्री में भी पहले हो चुका है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, याद रखना, फिल्म्स में ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे कि कंट्री में पहली बार हो रहा है, नहीं, पहले भी हो चुका है, अलग अलग टाइम पे हो चुका है। 1995 में हुआ है, 2004 में हुआ है, 1996 में हुआ है, अलग अलग टाइम पे कई बार। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रचनालय क्या है कि पिछले 20 साल में बिहार से लार्ज स्केल पे माइग्रेशन हुआ, कई लोग बिहार से बाहर भी चले गए, या कई जो बांग्लादेश से जो माइग्रेट करके लोग बंगाल में आते हैं और बंगाल से फिर बिहार में भी आते हैं, क्योंकि बिहार का भी जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है ना, जैसे किशनगंज, आप किशनगंज भी जाओगे तो देखोगे कि किशनगंज नाम की जो बिहार की डिस्ट्रिक्ट है जो बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, यहाँ की डेमोग्राफी काफी चेंज हुई है। देयर आर मेनी पीपल हु हैव सेटल्ड एंड दे केम फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आ रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअली में वो यहाँ आकर सेटल हो गए हैं, सेटल हो जाते हैं और इलीगली सेटल्ड हैं। उनके पास राइट्स नहीं है कि यहाँ जो भी, अब जैसे वोटिंग राइट्स तो ऑब्वियसली उनके पास नहीं होने चाहिए, बट दे हैव समहाउ दे हैव फाउंड देयर नेम्स इन द वोटिंग लिस्ट। सो ये एक कंसर्न है, इन चीज़ों को दूर करने के लिए जो नॉन सिटीजन्स हैं या डिसीज्ड हैं उनका भी नाम रहता है, जिन लोगों की डेथ हो गई है उनका भी नाम वोटर लिस्ट में है और कई बार उनके नाम को यूज करके बोगस वोटिंग कर दी जाती है। इन सब चीज़ों को सही करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल रही है कि हम ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन स्कीम चला रहे हैं। चलिए और देखते हैं। चलिए, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पर्पस हमें मालूम हो चुका है, बिहार में इसे भी करवाया जा रहा है। लीगली प्रोविजंस की बात करें तो आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 21 में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग है। हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन किया जाएगा और बूथ लेवल ऑफिसर्स या बीएलओ स्टाफ्स जो हैं, बूथ लेवल स्टाफ्स, वो जाके करेंगे। डिजिटल ऑप्शन भी है जिसमें ECI NET ऐप का यूज किया जाएगा। इस ECI NET ऐप को हमने पहले भी पढ़ा है, इसके बारे में प्री सिक्योर में भी, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने सारे सर्विसेज को ECI NET ऐप के थ्रू लोगों के लिए डिजिटाइज करने का काम कर रही है। ठीक है, ECI NET ऐप के बारे में देख लें तो अगेन ये देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अराउंड 40+ एग्जिस्टिंग ऐप थे। ये 40+ एग्जिस्टिंग ऐप की सारी सर्विस डाल दिया गया कहां पर, ECI NET ऐप पर। सो ड्यूरिंग दिस पर्पस, ये जो अभी हमारा पर्पस चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके अंदर भी ECI NET ऐप को यूज किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क एड्रेस हो रहे हैं, जैसे आर्टिकल 324 है, आर्टिकल 326 है और आरपीए के ये सारे सेक्शंस भी एड्रेस हो रहे हैं। इसलिए अगर कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया जाए ना तो ये कोर्ट में भी होल्ड करेगा, खत्म नहीं होने वाला है कोर्ट से। नेक्स्ट, हाँ, इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी हैं, जैसे वो हम लोग अलग से मेंस के क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। जैसे अब प्रोस तो मैंने तुमको बताया, कॉन्स क्या है? कॉन्स ये है कि देयर आर मेनी पीपल स्पेशली रूरल रीजन्स में जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं जिनके पास उनके अभी भी दिक्कत क्या है कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है या उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लिंक नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस दे में फियर कि भाई अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट से भी हट गया तो हमें जो बेनिफिट्स मिलते थे वो बेनिफिट्स का क्या होगा। या कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं जो इंडिजीनियसली इंडिया के ही रहने वाली हैं, बट दोज माइनॉरिटी कम्युनिटी में फियर कि क्या ये NRC अपडेशन का काम चल रहा है क्या, या दूसरे स्टेट में भी ऐसा पैनिक क्रिएट हो सकता है, पॉलिटिसाइजेशन भी इस इशू का चल रहा है। तो ये सारे इसके कॉन्स हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हम बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके प्रोविजन 324 से लेकर 329 आर्टिकल्स में है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो डायरेक्ट इलेक्शंस पार्लियामेंट और स्टेट के और इनडायरेक्ट इलेक्शंस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवाने का काम करता है। बाकी भी ECI के फंक्शंस हैं, ECI के किस तरह से ECI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है, बाकी इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट क्या होता है, वो हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्लासेस में करेंगे। वो आपको आशीर्वाद सर इंडियन पॉलिटी के क्लासेस में डिटेल में पढ़ाएंगे। चलिए अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन था, तो जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था वो था इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड। द इंटर स्टेट काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एकदम करेक्ट बात है जी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश की गई। द सरकारिया कमीशन 1983 के अराउंड सरकारिया कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए, उनके रिलेशन को और बेहतर बनाने के लिए, इसी इंटर स्टेट काउंसिल के वर्क को और बढ़िया कैसे बनाया जा सकता है इसके लिए स्टैब्लिश किया गया था। जस्टिस सरकारिया के लीडरशिप में यह कमीशन, अगेन करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, यस, हुज मेंबर्स इंक्लूड द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज, अगर यूटी में लेजिस्लेचर है तो
एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अदर यूटीज, अगेन करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं और बाकी चीफ मिनिस्टर और यूटीज के चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के साथ साथ एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अदर यूटीज वो सारे इसके मेंबर बनते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द और डू नॉट डायरेक्टली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से ये कौन कौन से डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बिल्कुल नहीं है। एनडीसी जो है इसको एग्जीक्यूटिव एक्शन से, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बनाया गया था, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बनाया गया था एनडीसी को। प्लानिंग कमीशन, वी नो प्लानिंग कमीशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बचपन से कई बार पढ़ा है हमने, इंडियन पॉलिटी में पढ़ा, इकोनॉमिक्स के क्लासेस में भी कई जगहों पर पढ़ा, ठीक है। जोनल काउंसिल, इसके बारे में तो कल ही बताया था कि जोनल काउंसिल जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनडीसी और प्लानिंग कमीशन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बना था। सो ऑल थ्री आर नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आज के लिए पहला क्वेश्चन तुम्हारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, बेस्टाइल डे। एक्चुअली डेट देखो क्या है, जुलाई 14, कल जुलाई 14 था, तो फ्रांस जुलाई 14 को बेस्टाइल डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। एक्चुअली पूरे वीक को अभी सेलिब्रेट करेगा, सेलिब्रेशन चलेगा वहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है बेस्टाइल डे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। गूगल पे जाइए, थोड़ा पढ़िए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, बेस्टाइल डे के बारे में, यू वुड हैव इन्फॉर्मेशन और फिर आंसर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट और साइमन गो बैक, मतलब जब साइमन कमीशन आता है जिसमें एक भी इंडियन नहीं था, तो कांग्रेस ने डिसाइड किया। अब मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में तुमको यहाँ बताया है ना कि कांग्रेस अपने कौन से सेशन में डिसाइड करती है साइमन कमीशन के बॉयकॉट का, मद्रास सेशन में, मद्रास सेशन 1927 में डिसाइड करती है। मुझे बताओ जिन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है कि मद्रास सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के। कांग्रेस डिसाइड करती है कि साइमन कमीशन का हम हर फ्रंट पे बॉयकॉट करेंगे। एक स्लोगन भी रेज होता है साइमन गो बैक। उसी तरह क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले क्विट इंडिया नाम का स्लोगन। तो ये दोनों स्लोगन किसने दिया था? दे वर क्वाइंड बाय महात्मा गांधी। क्या ये स्लोगन का फॉर्मेशन महात्मा गांधी ने किया था? हाँ या ना, ढूंढ के बताना। यूसुफ मेहर अली साहब के बारे में भी क्वेश्चन है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में मैंने दो पार्ट बनाए हैं, स्टेटमेंट 1 और 2, और दोनों में एक हिंट भी छुपा है, तो हिंट पर भी ध्यान दो और फिर क्वेश्चन का आंसर करो। और मुझे तुमसे करेक्ट स्टेटमेंट की उम्मीद है, करेक्ट आंसर की, ठीक है। ये दोनों आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन थे और प्री सिक्योर का सेशन। कल से हम लोग फिर से प्री सिक्योर के सेशन को रेगुलर उसी तरह से जिस तरह से करंट अफेयर एमसीक्यू के सेशन से मॉर्निंग बाय मॉर्निंग करते जाएंगे। ओके, आज का सेशन अभी मैं अपलोड करके लाइव कर दे रहा हूँ, आप इसे देखिए और अपना आज का काम ये कंप्लीट कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।